हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। नमस्ते, सभी का स्वागत। आज के इस क्लास में हम 12th क्लास की हिंदी का जो दूसरा चैप्टर है पतंग कविता आलोक धनवा साहब की, उस पतंग कविता के करेंगे प्रश्न उत्तर। कविता हमने कंप्लीट पढ़ ली है, डिटेल स्टडी हमने उसकी कर दी है, सप्रसंग व्याख्या हमने करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आइए करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद में प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाए हैं उसका वर्णन अपने शब्दों में आपको करना है। तो यहाँ पर उत्तर आपको लिखना है कि भादो वर्षा ऋतु के 4 महीनों में से एक महीना है। बारिश के जो 4 महीने होते हैं, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, इन 4 महीनों में से भाद्रपद जो महीना है ना, श्रावण और भाद्रपद में तेज बारिश होती है। तो भाद्रपद महीना समाप्त होते ही तेज बारिश की जो संभावना होती है वो समाप्त हो जाती है। कवि यहाँ पर ये कहता है कि उस समय तेज हवा की झोंकों के साथ वर्षा होती है। तो ये 4 महीनों में तो होती है, लेकिन विशेष करके भादो महीने तक, भाद्रपद महीने तक होती है और उसके बाद में वर्षा नहीं होती या फिर कम हो जाती है। वर्षा ऋतु के पश्चात शरद ऋतु आती है और शरद ऋतु में दिन की चमक बढ़ जाती है, आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है, तेज रोशनी होती है और आकाश साफ होने की वजह से उसमें हम पतंग उड़ा सकते हैं। सवेरा खरगोश की आंखों के समान लाल और चमकीला प्रतीत होता है, आसमान साफ हो जाता है, रास्तों का पानी और कीचड़ जो है वो बिल्कुल सूख जाता है। तो इस तरीके से कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से बारिश की समाप्ति और शरद ऋतु के आगमन का वर्णन किया है और साथ ही साथ जब शरद ऋतु आती है तो उस समय मौसम कैसा होता है, आसमान कैसा होता है, इस बात का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न। सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग कवि ने क्यों किया है। यहाँ पर आप लिखेंगे कि पतंग के साथ इतने विशेषणों का प्रयोग करके कवि पतंग के हल्केपन और नाजुकपन का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहा है। पतंग को कवि ने यह विशेषण इसलिए दिए हैं ताकि वह शरद ऋतु द्वारा आकाश को मुलायम बनाए जाने पर विशेष बल दे सके। कवि ने शरद ऋतु में आकाश को मुलायम कहा है और अगर आकाश मुलायम होगा तभी पतंग जो है वो हल्की पतंग आसमान में उड़ सकेगी। तो इतने सारे विशेषण कवि ने, हल्की चीज, रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी, ये इन विशेषणों का प्रयोग कवि ने पतंग के लिए किया है। शरद ने आकाश को इतना कोमल बना दिया है कि पतंग जैसी अत्यंत हल्की और नाजुक वस्तु भी उसमें उड़ सके। तीसरा प्रश्न है, बिंब स्पष्ट करिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, आपको उन पंक्तियों में किस बिंब का प्रयोग कवि ने किया है ये बताना है। तो हम यहाँ पर विभिन्न पंक्तियों में बिंबों को देखेंगे। यहाँ पहली पंक्ति है, इसमें लिखा है कि सबसे तेज बौछार। तो देखिए, जो दिखाई देने वाली चीज होती है उसे दृश्य बिंब होता है उसमें, या दृश्य बिंब कहते हैं। जो सुनी जा सकने वाली चीज होती है उसमें श्रव्य बिंब होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो सबसे तेज बौछार है, बौछार है जो पानी गिरता है, पानी की जो बौछारें गिरती है वो दिखाई देने वाली चीज होती है, इसलिए इसमें दृश्य बिंब है। सवेरा हुआ, सवेरा दिखाई देने वाली चीज है, इसलिए इसमें हम दृश्य बिंब जो का प्रयोग जो वो हुआ है, आंखों से हम जिसे देख सकते हैं वहां पर दृश्य बिंब है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, तो इसमें भी दिखाई देने वाली चीज है, इसलिए दृश्य बिंब है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, तो ये भी पुलों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है शरद, ये दृश्य बिंब है। नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, दृश्य बिंब है इसमें भी। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, अब यहाँ पर देखिए घंटी सुनी जा सकने वाली चीज है, इसलिए इसमें श्रव्य बिंब है, ठीक है ना। सुनी जा सकने वाली चीजों में श्रव्य बिंब, दिखाई देने वाली चीजों में दृश्य बिंब है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, बुलाना ये एक प्रकार का भाव है, इसलिए यहाँ पर भाव बिंब है और साथ ही साथ चमकीले इशारे जो कि दिखाई देते हैं, तो ये दृश्य बिंब हुआ। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, तो इसमें स्पर्श से ही मालूम होगा कि मुलायम है, इसलिए स्पर्श बिंब है। और पतंग ऊपर उठ सके, ये ऊपर उठेगी, दिखाई देगी, तो ये दृश्य बिंब है। तो इस तरीके से हमने इसमें बिंबों का जो है वो बिंबों को देखा, विभिन्न बिंबों को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो देखिए कपास यानी रुई है ना, रुई काफ़ी कोमल होती है, रुई बहुत ज़्यादा कोमल होती है, हल्की होती है, अगर आप नीचे गिराते भी हैं तो आवाज़ नहीं होती बिल्कुल भी। तो
इसकी तुलना बच्चों के साथ की है, क्योंकि बच्चे भी जन्म के समय कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि कपास रुई अत्यंत कोमल एवं लचीले रेशेदार वस्तु है। ऊंचाई से गिरने पर भी वह टूटती नहीं है। बच्चे भी जन्म से ही कोमल होते हैं, उनका शरीर लचीला और मुलायम होता है। यदि वे बच्चे कभी ऊंचाई से गिर भी जाते हैं तब भी उनको चोट लगने की संभावना बहुत कम होती है। कवि ने बच्चों की इसी विशेषता को जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास पंक्ति में व्यक्त किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न देखते हैं। लिखा है कवि ने, प्रश्न यह है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, यहाँ पर बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है, ये आपको दिखाना है। कवि ने कैसा संबंध बताया है। तो पतंग की उड़ान के साथ बच्चों की तन्मयता का संबंध बनता है। तन्मयता यानी एक रूपता है ना, उससे जुड़ाव का संबंध बनता है। बच्चे पतंग में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें अपने स्वयं का होश नहीं रहता। पतंग आकाश में डोर के सहारे ऊंचा उड़ती है, वह तेजी से ऊपर उड़ती है तथा कभी इधर तो कभी उधर लहराती है। बच्चे जब छतों पर चढ़कर पतंग उड़ाते हैं तो वे छत पर इधर से उधर भागते हैं। छतों की कठोरता का पता उन्हें तब नहीं चलता, उनको अपने शरीर का भी होश नहीं रहता। वे पतंग के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि लगता है कि वे भी पतंग के साथ उड़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है कि छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। और दूसरी पंक्ति है, कुछ पंक्तियां दूसरा पद है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। इनका आपको यहाँ पर इनकी व्याख्या करनी है। तो पहला तो हम करेंगे कि दिशाओं को, प्रश्न यहाँ पर है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। तो देखिए, जब बच्चे पतंग उड़ाते समय छतों पर इधर से उधर तेजी से दौड़ते हैं तो उनके कदमों की धमक से छतों से धन धन की आवाजें आने लगती है। यह आवाजें प्रतिध्वनित होकर चारों दिशाओं में गूंजने लगती है और तब ऐसा लगता है कि दिशाएं एक मृदंग हैं जिसे ये बच्चे उत्साहपूर्वक बजा रहे हैं। मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जिसे हम थाप मार करके हाथ से बजाते हैं तो बजता है। तो ये जो आवाजें हैं छतों से, बच्चों के दौड़ने से, बच्चों के पाँवों से जो छतों से आवाजें निकलती है चारों दिशाओं में फैल जाती है और फैलने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये दिशाएं मृदंग की तरह बज रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला लिखा हुआ है कि जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। उत्तर लिखेंगे कि जब पतंग सामने होती है तो हमारा मतलब जो पतंग उड़ाने वाले का पूरा ध्यान उसी ओर रहता है, पतंग की तरफ रहता है। हम छतों पर इधर से उधर भागते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि छत कठोर पत्थर की बनी हुई है। उस समय तो कठोर पथरीली छत भी हमें कोमल प्रतीत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पर कि जब हम अपने जीवन में किसी खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर चुके होते हैं तब उसके बाद हमको दुनिया की चुनौतियाँ भयभीत नहीं करती हैं। हम हर एक चुनौती का सामना हिम्मत से करते हैं और उसे दृढ़ता के साथ ललकारते हैं। नेक्स्ट ये जो प्रश्न है बाकी हम इनको अगले वीडियो में लेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ हमारी शाम को 8:30 बजे रहती है लाइव क्लास, उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जहाँ पर हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी। 12th क्लास के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।